एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने वाले हैं एक नई परिपाटी की, जिसकी शुरुआत राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह से की जैसे मानो वो कानून है और उस कानून के तहत वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नियमों के अनदेखी के अनुरूप है। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि मैं कौन सी बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त में, इस समय में एक बात चल रही है कि पीएम का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर राजनीतिक घमासान तो जरूर छिड़ी हुई है। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि पीएम के चेहरा पर चुनाव तो नहीं लड़े जाते, तो फिर इस कौन सी परिपाटी को जन्म देने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा शुरू की गई है। पीएम के चेहरा का सीधे चुनाव तो नहीं होता। हम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं करते, क्योंकि सीधी टक्कर चुनाव की नहीं होती है। प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं होता। हम जो भी चुनाव में वोट देते हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो तो सांसद का चुनाव करके उसे पार्लियामेंट भेजते हैं और सांसद को यह अधिकार होता है कि वो अपने मुताबिक प्रधानमंत्री का चुनाव कर ले। यही तो प्रक्रिया है, यही तो चुनाव प्रणाली है। तो फिर सवाल यही खड़ा है कि जब प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव नहीं होते तो प्रधानमंत्री चेहरे की कवायदे कौन कह रहा है, कौन गढ़ रहा है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और इस तरह के कानून को लाने की आवश्यकता लगता भविष्य में पड़ेगी। इस पर कयासों का बाजार गर्म है। तो सवाल फिर एक वही है कि जिस देश की चुनाव प्रणाली में प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव नहीं होते, यानी आप प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते, जब आप सांसद के लिए वोट करते हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे की आवश्यकता क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर अक्षम, अशिक्षित और जनता से दूर रहने वाले नेता चुनकर नहीं चले जाते हैं? इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल बड़ी गंभीर है और वक्त की मांग है कि इस मामले पे पर्दा उठाया जाए। इस मामले पे चुनाव आयोग खामोश क्यों है? और चुनाव आयोग की खामोशी के पीछे जिस तरह से विपक्षियों की लगातार मांग होती है कि जो चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तरह और भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग के वजह से अपने आप को उसी के रूप में ढालने लगी है, तो सवाल गंभीर हो जाता है। और जब ईवीएम को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे विपक्ष एकजुट हुए और चुनाव आयोग के पास जाकर इस मामले को रखा, तो स्पष्ट तौर से चुनाव आयोग ने इस मामले को खारिज कर दिया। उसी के बाद विपक्षों का यह आरोप लगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। जी हाँ, आज हमारा इशू उधर नहीं है। सवाल यह है कि जिस देश की चुनाव प्रणाली में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होते, उसके लिए वोट नहीं डाले जाते जैसे अन्य देशों में जाते हैं, जैसे अन्य देशों में इस तरह की प्रणाली डेवलप की गई है, जहां राष्ट्रपति के चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव डायरेक्ट वोट के द्वारा की जाती है। भारत में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। तो फिर इस तरह की कवायदे क्या वर्तमान में की गई है या इससे पहले की गई? राजनीति के गलियारों पर चर्चा के विषय पर यदि हम यकीन करें और कयासों का बाजार पर यकीन करें, तो ये पूरा परसेप्शन आरएसएस के द्वारा गढ़ी रची गई थी और वो इस वक्त में नहीं। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को के समय में जब उनका चेहरा इतना सौम्य था और दूसरे दलों में स्वीकार, तो उस वक्त में आरएसएस ने एक लंबी लकीरें खींची और उन्होंने प्रधानमंत्री को का चेहरा के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को आगे किया। और दूसरा परसेप्शन, उन्होंने आडवाणी को हार्ड चेहरा के रूप में दिखाते हुए रथ की यात्रा करा दी। तो चलिए सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर चर्चा करते हैं कि ऐसी आवश्यकता क्यों होगी। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रूप था उसको भारत स्वीकार करते हुए नजर नहीं आती है। एक कमजोर व्यवस्था के बीच में प्रधानमंत्री का चेहरा को सामने लाना आरएसएस की मजबूरी बन गई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का सौम्य चेहरा, राजनीतिक बात करने के तौर तरीके और विपक्षों में उनकी एक लंबी पैठ उनको इस ओर
ले जाने के लिए मजबूर जरूर कर दी थी। और उसके बाद इस तरह का परसेप्शन आरएसएस और उनके विंग के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह से तैयार की गई कि 13 दिन की सरकार जब गिर गई थी, जब वाजपेयी जी गठबंधन के दौर पे 13 दिन की सरकार बनाई और गिर गई, तो जनता खामोश नहीं बैठी और जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया था कि हर हाल में वाजपेयी जी को सत्ता में बैठाना है। वो माने नहीं और फिर चुनाव हुआ तो फिर 13 महीने की सरकार वाजपेयी जी की ही बनी। लेकिन 13 महीने की सरकार के बाद फिर जब वाजपेयी सरकार गिर गई तो तब भी जो है भारतीय जनमानस तैयार नहीं थी कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से बेदखल कर दें। और फिर वही हुआ, फिर चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन के साथ 5 साल की सरकार चलाने में कामयाबी हासिल कर ली। और 5 साल चुनाव से पहले ही काम का ये आभास अटल बिहारी सरकार को होने लगा कि हमने काम इतना कर दिया और सब कुछ सही तरीके से किया गया तो हमें वोट जरूर मिलेगा, हमारे सत्ता वापसी होगी। और उन्होंने समय से पहले ही, कुछ माह पहले ही चुनाव करा दी और नारा गढ़ा गया था फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग को लेकर, आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन उसके बाद ये तमाम कयादों का जो बाजार था, जो बाजार बनाए गए थे, उसको विराम लगता हुआ दिखा और कांग्रेस ने फिर सत्ता वापसी कर ली। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की चटाई लपेट दी गई और वो सब कुछ भारतीय जनता ने आसानी से देखा। और उसके बाद कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के साथ में सरकार बनाई और मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के उस चेहरे से छीना जो आरएसएस का और बजरंग दल और तमाम इस तरह का विंग्स और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तुरुप का पत्ता था, एक ऐसा चेहरा जो सबको धराशायी करने के लिए काफी था। लेकिन एक परसेप्शन फिर बनाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जो है विदाई तय हो गई। और फिर वर्तमान में 2013 के बाद से 2014 के चुनाव में जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी जी के लिए जो परसेप्शन बनाए गए और जो औरा गढ़ा गया और तमाम चीज आपके सामने मौजूद है। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जब देश में सीधे नहीं होता तो इसकी परसेप्शन की जरूरत क्यों पड़ी। और इस कानून के उल्लंघन को साफ तौर से कहा जाए तो यह कानून का उल्लंघन तो जरूर है। राजनीतिक पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वो चुनावी गाइडलाइन का उनको उल्लंघन का अधिकार बिल्कुल नहीं है। सब कुछ उनको जो है चुनाव प्रणाली के मातहत ही करना होता है। लेकिन सुनेगा कौन और मानेगा कौन। इस मामले पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरे दल के लोग भी इस मामले पे अछूते नहीं रहे हैं। यानी दूसरे दलों में भी याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह के दूसरे बार चुनाव हुए, दूसरे बार चुनाव में जो मनमोहन सिंह का चेहरा को सामने लाकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसी पर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो जरूर की गई। अब यही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले लाया जाता है और उसके बहाने फिर वही अक्षम, अशिक्षित और जनता से दूर रहने वाले कई विधायक चुनकर चले जाते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर। और जनता फिर ठगी रह जाती है, जनता विकास से दूर होते जाती है, जनता की आकांक्षाओं पर फिर पलीता लग जाता है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अक्षम लोग को प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर अक्षम, अशिक्षित और जनता से दूर रहने वालों को जब चुन लिया जाता है और जनता ठगी रह जाती है, तो सवाल है कि जब प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और प्रधानमंत्री बना दिए गए तो वो सांसद के अधिकार का कुछ अतिक्रमण तो पहले ही कर लिए। और जब जिस क्षेत्रों में काम नहीं होता, जिस संसदीय क्षेत्र में काम नहीं होते, तो इसकी जवाबदेही सांसद है कि प्रधानमंत्री, ये आसानी से समझा जा सकता है। तो हर बात के लिए यदि प्रधानमंत्री को दोषी करार देगा तो प्रधानमंत्री का जो गरिमा है उसको धूमिल होना तय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में जब संसद का चुनाव, सांसद चुनने का वोट आप करते हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे की आवश्यकता क्यों है। क्यों हमारे चुने गए सांसद पर आपको यकीन नहीं होता है कि वो वहां जाकर एक अच्छा प्रधानमंत्री चुन लेंगे। जिसे आप वोट देते हैं उस पर अविश्वास क्यों है।
और यदि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ी जाए तो फिर चेहरे एक होंगे और आप कितने अक्षम, अशिक्षित और जनता से दूर रहने वाले कई प्रत्याशी को सांसद बना के जरूर भेज देंगे। ये किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। मेरी बात अवश्य कड़वी लगे लेकिन सत्य से परे बिल्कुल नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इसका परसेप्शन नीचे इकाई चुनाव तक में भी अब नजर आने लगे हैं। तो सवाल है कि इस परिपाटी को जन्म कौन दे रहा है? इस परिपाटी को जन्म देने के पीछे किस कवायदे को कसी जा रही है? कौन सी कहानी गढ़ी जा रही है? कौन से लोकतंत्र के नई जो है मंत्र पढ़े जा रहे हैं? ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बना है। तो क्या अनकरीब भारत में भी चुनाव प्रणाली में हेरफेर होगा? यदि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव करने की नियम और कानून पार्लियामेंट के द्वारा या दूसरे कानून के तहत बना दिए जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि जब देश में हमारे जो चुनाव की जो प्रणाली है उसमें सांसद का चुनाव हमें करने का अधिकार होता है, तो फिर हम प्रधानमंत्री का चेहरा को आगे करके किस चीज का, किस परिपाटी का इस परिपाटी को हम जन्म देने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी पार्टियों में भी इसी तरह का परसेप्शन बनाने की कवायद की जा रही है। इससे यह बल मिलता है कि आने वाला समय में प्रधानमंत्री का सीधे चुनाव जरूर होंगे। इस बारे में तो जो राजनीतिक पार्टियां खुलकर साफ नहीं कहती, मैंने कहा ना कि जो भारतीय राजनीतिज्ञ है, नेताओं के जो जबान है वो कुछ और बोलती है, दिल में कुछ और रहता है, सोचती कुछ और है और करती कुछ और है। इस मामले पे सभी पार्टियां हमाम में नंगे नजर आते हैं। और जिस पार्टियां ने भी इस तरह का परसेप्शन भारत में बनाने की कोशिश की, वो तो चुनाव की जो प्रणाली है और उसके नियम कानून है उसका उल्लंघन तो साफ नजर आ रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग भले खामोश है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी इस मामले पे ज्यादा हो हंगामा तो बिल्कुल नहीं करती। ना इस मामले पे किसी पार्टियों का कोई आवाज उठते हुए नजर आई, क्योंकि जब सभी पार्टियां हमाम में नंगे हो तो सवाल है नंगा कहा किसको जाए, बोला किसको जाए। इस तरह की नई परिपाटी भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसको हम खतरनाक कह सकते हैं, इसको कहने में कोई गुरेज तो बिल्कुल नहीं है। यदि इस तरह की परिपाटी आपको बनाना है तो नियम कानून लाइए, कानून बनाइए और उसके बाद चुनाव कराइए। इसमें किसी का कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं हो। लेकिन जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जिस संविधान और जिस कानून के तहत हर कुछ बनाए गए उसके तहत में सिर्फ विधानसभा में हम एमएलए को चुनाव करेंगे, हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। और अगर देश का चुनाव हो तो हम सांसद को चुनकर भेजेंगे, न कि प्रधानमंत्री को चुनकर भेजेंगे। ये स्पष्ट है और समझने की जरूरत है। आप भी इस चीज को भली भांति समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे कि इस परिपाटी को बनाने के पीछे क्या कवायदे हैं। क्या इससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा? इस तरह के राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का जो विषय है, इसको दबी जुबान में कही जा रही है। इसका बहुत ज्यादा आवाज तो बिल्कुल नहीं उठ रहा है, लेकिन इसी तरह सब लोग खामोश रहे तो कहने वाला कोई तो जरूर होगा। यही तो भारत की लोकतंत्र की एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी आवाज है कि कहीं ना कहीं आवाज तो जरूर उठती है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स को जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।